उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के पास बसे छोटे से गांव नदिया घाट में दिसंबर की ठिठुराती शाम उतर रही थी। बरसों से खुशहाल रहने वाला ये गांव अब अचानक लगातार बरस रही बारिश और हड्डियां जमा देने वाली ठंड की चपेट में था। पिछले 7 दिनों से सूरज का नामो निशान नहीं था। कच्ची सड़कें कीचड़ में डूब चुकी थी। नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और आसमान में काले बादलों की परतें सूरज को निगल चुकी थी। गांव के लोग घरों में दुबके हुए थे। हवा में नमी और डर दोनों घुल चुके थे। ऐसे में गांव के एक चोर पर स्थित एक पुराना सा घर था, भूषण काका का। ये घर गांव के सबसे ऊंचे टीले पर था। भूषण काका कभी गांव के सबसे बहादुर, सबसे समझदार और सबसे नेक आदमी माने जाते थे। लेकिन पिछले साल पत्नी के गुजरने के बाद काका लगभग अकेले हो गए थे। उनके साथ सिर्फ उनका 14 साल का पोता अंशुल था। अंशुल की माँ बहुत पहले गुजर गई थी और पिता मजदूरी के लिए शहर में थे। शाम के लगभग 7 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तूफानी हवा में दस्तक की आवाज़ अलग से डर पैदा कर रही थी। कौन है? काका ने ऊनी शॉल कसते हुए पूछा। काका, मैं हूँ, शालिनी। सामने गांव की स्कूल टीचर शालिनी खड़ी थी, जो गांव में नई नई आई थी। वो पूरी भीगी हुई थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था। काका ने उसे अंदर आने को कहा। अरे बिटिया, इस मौसम में इधर कैसे? काका, स्कूल के पास वाले नाले का पुल बह गया है। कुछ बच्चे स्कूल में फंसे हैं। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं। मैं मदद लेने निकली थी और रास्ता भटक गई। तभी मुझे आपका घर दिख गया। टीचर जी, कितने बच्चे फंसे हैं? 5 और सबसे छोटे 4th कक्षा के। शालिनी की आवाज़ काँप रही थी, ठंड से भी और डर से भी। काका ने गहरी सांस ली। मौसम बिगड़ गया है। नदी उफान पर है, लेकिन बच्चों को वही नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ करना पड़ेगा। बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। ये कहर की रात की शुरुआत थी। रात और बढ़ गई थी। हवा की सिसकारियाँ इतनी तेज थी कि खिड़की के शीशे काँप रहे थे। अंशुल ने एक बैग में टॉर्च, रस्सी, एक मोटी लकड़ी की लाठी और 2 ऊनी कंबल तैयार किए। शालिनी गांव के बाकी घरों में मदद लेने जाना चाहती थी, लेकिन कीचड़, बाढ़ और फिसलन भरे रास्तों से निकलना मुश्किल था। काका ने कहा, मैं जानता हूँ इस इलाके को। हम तीनों को निकलना चाहिए। बच्चों को बचाने का वक्त अभी है। बारिश थमने का इंतज़ार किया तो देर हो जाएगी। तीनों बाहर निकले, पूरा बारिश में भीगते हुए। पूरा गांव अंधेरे और पानी से ढका पड़ा था। आसमान से लगता था जैसे कोई बाल्टी भर भर कर पानी फेंक रहा हो। गांव का पुराना पीपल का पेड़ तूफान से झूमकर कड़ा रहा था।
अंशुल ने कहा। दादाजी, बहुत डर लग रहा है। बेटा, डर को हर कोई महसूस करता है, पर काम वही पूरा करता है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। वे तीनों स्कूल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में नदी किनारे की पगडंडी पर पानी कमर तक आ चुका था। शालिनी फिसलते फिसलते बची। 2 बार तो अंशुल भी गिरा, लेकिन काका ने उसे तुरंत उठा लिया। बारिश इतनी तेज थी कि सामने 10 कदम नहीं दिखते थे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। कोई बड़ा पेड़ गिरा था। अंधेरे में आवाज गूंज उठी। शालिनी डर से चिल्लाई, हे भगवान, ये कैसी रात है। हिम्मत रखो बिटिया, बच्चों तक पहुंचना है हमें। वे आगे बढ़े। शाम को बारिश का जो कहर था, अब रात में वो और भयानक बन चुका था। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद वे स्कूल पहुंचे। स्कूल के वरांदा में थोड़ी सी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। सबसे पहले शालिनी दौड़कर अंदर गई। रितिका, मोहन, राहुल, सब ठीक हो ना? बच्चों ने हड़बड़ी में एक दूसरे पर चिपकते हुए कहा। टीचर, बहुत डर लग रहा है। अंशुल ने आसपास देखा। पानी स्कूल की दीवारों को छू रहा था। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही, 2 घंटे में स्कूल में पानी घुस सकता था। काका ने स्थिति ताड़ ली। हमें बच्चों को तुरंत निकालना होगा, लेकिन पूल बह चुका है। दूसरी तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ? लेकिन काका, उधर तो जंगल है ना? काका गंभीर आवाज में बोले। हाँ, लेकिन वही रास्ता सुरक्षित है। पुरानी गुफा है जहाँ कभी भीषण बारिश में गांव वाले पनाह लेते थे, और बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे, पानी भी नहीं पहुँचेंगे। लेकिन रास्ता? खतरनाक तो है, पर यही एक रास्ता है। अच्छा, ठीक है काका, चलिए। काका ने सबसे छोटे बच्चे को अपने पीठ में लिया। बाकी बच्चे हाथ पकड़कर लाइन में खड़े हुए, और फिर वे सब निकल पड़े रात के सबसे डरावने सफ़र पर। स्कूल से निकलते ही पहली चुनौती आई। मिट्टी इतने पानी से नरम पड़ चुकी थी कि कदम जमाना मुश्किल था। हर 20-30 कदम पर कोई ना कोई फिसल जाता। बच्चे काँप रहे थे, शरीर ठंड से सुन्न हो रहे थे। अंधेरे में काका की टॉर्च ही एकमात्र सहारा था। जंगल की तरफ बढ़ते हुए अचानक कुत्तों का झुंड भौंकने लगा। बच्चे डर कर चिल्ला उठे। काका ने लाठी उठाई। हटो, हटो, भागो यहाँ से। कुत्ते शायद बारिश के डर से पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए तुरंत भाग गए। थोड़ा और आगे जाने पर रास्ता छोटा हो गया। दोनों ओर गहरी खाई थी। अंशुल ने कहा, दादाजी, ये तो बहुत खतरनाक है। बेटा, हिम्मत मत हारो और सब मेरे पीछे पीछे आओ। धीरे धीरे
सभी आगे बढ़ने लगे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेड़ों से पानी टपककर ऊपर से गिरता, मानो आसमान और पृथ्वी मिलकर लोगों की परीक्षा ले रहे हो। अचानक एक बच्चा, मोहन, फिसलकर खाई के किनारे लटक गया। मम्मी बचाओ, बचाओ। काका बिजली की तरह आगे बढ़े, रस्सी उनके कमर में बांधी। अंशुल और शालिनी ने रस्सी पकड़ ली। काका ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का संघर्ष था। फिर काका ने मोहन को खींचकर अपनी ओर ला लिया। सबकी सांसें रुक गई थी। शालिनी बहुत डर गई। काका ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। डरना मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, अभी हम सब जिंदा है। बच्चे चुपचाप चलने लगे। अब हर बच्चा काका को ऐसे देख रहा था जैसे वही उनका पहरेदार हो। करीब 2 घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार वे गुफा तक पहुंचे। गुफा बड़ी थी, अंदर सूखी और बाहर की बारिश से बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जैसे ही काका अंदर पहुंचे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। शालिनी ने पूछा, काका, आपको ये गुफा कैसे पता? काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये सिर्फ गुफा नहीं, ये हमारे परिवार की पुरानी धरोहर है। कभी मेरे दादा ने यहाँ लोगों को बाढ़ से बचाया था। मैं भी बचपन में यहाँ बहुत बार आया हूँ। सोचा था कभी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आज किस्मत हमें फिर यहाँ ले आया। ये कहकर काका ने पत्थरों को हटाकर एक कोना खोला, जहां कुछ पुरानी लकड़ियां और एक खाली मिट्टी का चूल्हा था। मानो ये जगह आज भी हमारा इंतजार कर रही है। काका ने मुस्कुराकर कहा। अंशुल ने लकड़ियां जमा की। काका ने सूखे घास से आग जलाई। धीरे धीरे गुफा में गर्म रोशनी फैलने लगी। बच्चों के चेहरों पर राहत दिखी। शालिनी ने बच्चों को एक जगह बिठाया और बोली, अब सब ठीक होगा, कोई नहीं रोएगा, हम यहाँ सुरक्षित हैं। गुफा में गर्माहट बढ़ने लगी। बच्चे धीरे धीरे शांत हो गए, लेकिन बाहर बारिश का कहर और बढ़ चुका था। पहाड़ों में गड़गड़ाहट हो रही थी। काका ने बाहर झांका और बोला, आज की रात बहुत भयंकर है। शायद 100 साल बाद ऐसी रात आई है। ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। आधी रात के करीब अचानक भारी धमाका हुआ। गुफा के बाहर की जमीन हिल गई। पेड़ों की जड़ें टूटने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ का गिर गया हो। शालिनी डरकर बच्चों को सीने से चिपटाने लगी। अंशुल भी काका के पास आ खड़ा हुआ। काका ने कहा, ये पहाड़ी धड़कने की आवाज़ है। क्या गुफा खतरे में है? नहीं, ये गुफा बहुत पुरानी है, मिट्टी की नहीं, पत्थर की बनी। यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई, बारिश भी नहीं थमी। लगातार गरज, लगातार धमाके होने लगा। बच्चे सुबकने लगे। अचानक शालिनी बोली, काका,
एक बच्चा कम है। रितिका कहाँ है? सब घबरा गए। रितिका स्कूल की सबसे छोटी और सबसे डरपोक बच्ची थी। अंशुल टॉर्च लेकर बाहर भागा। काका भी उसके पीछे भागा। गुफा से 20 कदम आगे एक पत्थर के पीछे रितिका कांप रही थी। मुझे लगा गुफा हमारे ऊपर ही गिर जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अंशुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अकेले क्यों आई? पागल हो क्या? काका ने आसपास देखा। गुफा सुरक्षित थी, लेकिन पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा बह गया था। वो मन ही मन बोले, अगर हम देर से गुफा में आते तो आज पूरा स्कूल। कई घंटों बाद लगभग 4 बजे बारिश धीरे धीरे हल्की होने लगी। तूफान की आवाजें कम होने लगी। गुफा के अंदर सब लोग आधी नींद में थे। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी बाहर फैली, काका बाहर गए। अंशुल भी साथ गया। गांव की ओर देखने पर दोनों दंग रह गए। पूरा गांव आधा डूबा हुआ था। कच्चे घरों की दीवारें टूटी थी। कुछ घर बह चुके थे। पेड़ों की जड़ें दिख रही थी। कई जगह मिट्टी धंस चुकी थी। अंशुल हक्का बक्का रह गया। हमारा गांव तो। काका ने कंधे पर हाथ रखा। बेटा, प्रकृति जब अपना असली रूप दिखाती है तो मनुष्य को झुकना पड़ता है, पर हिम्मत रखने वालों का घर फिर बसता है। थोड़ी देर बाद शालिनी और बच्चे भी बाहर आए। सब गांव को देखकर रो पड़े। गुफा में पनाह लेकर वे लगभग मौत के मुंह से बचे थे। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। काका ने कहा, अब गांव वालों की मदद करनी होगी। दादाजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। शालिनी ने बच्चों को गुफा में रहने दिया और वो भी उनके साथ चली गई। काका, अंशुल और शालिनी गांव की तरफ बढ़े। रास्ते में हर कुछ कदम पर टूटे घर, बहा सामान और गिरा हुआ पेड़ मिलता। गांव के बीच में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सरपंच हरिनारायण जी को आवाज दी। एक टूटी झोपड़ी से हल्की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। वे दौड़े। सरपंच घायल थे लेकिन जीवित। उन्होंने बताया, कल रात आधा गांव बाहर निकल नहीं पाया। कई लोग खेतों की ओर भागे। कुछ मंदिर में छुपे हैं, कुछ का तो पता नहीं। काका ने गहरी सांस ली। सरपंच जी, हौसला रखिए, हम ढूंढते हैं सबको। और फिर शुरू हुई गांव वालों को बचाने की मुहिम। कभी शालिनी रोते बच्चे को संभालती, कभी काका किसी बूढ़े को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह लाते। अंशुल कीचड़ में घुसकर लोगों का सामान निकालता। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को खोजकर वे सुरक्षित जगह लाते गए। शाम तक गांव के लगभग 80 लोग मिल चुके थे। गांव वाले जब गुफा तक पहुंचे और उन्होंने देखा कि काका ने बच्चों की जान बचाई है, तो सबकी आंखें भर आई। सरपंच बोले, भूषण भाई, आपने तो फरिश्तों का काम किया है। अगर आप ना होते तो ये बच्चे। अरे
मैंने कुछ नहीं किया। जरूरत पड़ने पर हर कोई कर सकता है। लेकिन गांव वाले जानते थे, अगर काका और अंशुल ना होते तो ये रात शायद गांव की सबसे दर्दनाक रात बन जाती। शाम होने तक मौसम थोड़ा साफ हो गया था। गांव के लोग गुफा के पास ही अस्थाई शिविर बनाने लगे। शालिनी बच्चों से कहा, देखो बच्चों, जिंदगी हमें गिराती है, पर जो उठकर खड़े हो जाए वही जीतता है। अंशुल ने काका से पूछा, दादाजी, क्या हमारा गांव फिर से बस पाएगा? बिल्कुल बेटा, गांव भी इंसान की तरह होता है। कभी कभी टूट जाता है, लेकिन फिर नए रूप में खड़ा होता है। 2 दिन बाद सरकारी बचाव दल पहुंचा। गांव वालों को मदद मिली। बच्चों को स्कूल से नए कपड़े और किताबें मिली। कितने घर टूटे थे, पर दिलों में नया जोश था। सरपंच ने घोषणा की, आज से इस गुफा को जीवन गुफा कहा जाएगा और गांव के पुनर्निर्माण का नेतृत्व भूषण काका करेंगे। गांव वाले तालियों से स्वागत करने लगे। शालिनी मुस्कुराई। काका, आपका अनुभव ही हमारी ताकत है। अरे बिटिया, मैं तो बूढ़ा आदमी, पर दादाजी सबसे मजबूत तो आप ही है। गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। बारिश और ठंड का वो कहर गांव वालों की यादों में हमेशा रहेगा। लेकिन उससे भी गहरी याद होगी एक बूढ़े काका, एक बहादुर बच्चा और एक हिम्मती टीचर की, जिन्होंने साबित किया संकट में इंसान ही इंसान का सहारा है।